सो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं जेईई मेंस अप्रैल 2023 के लिए मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन, जहां से बच्चे केमिस्ट्री में स्कोर करते हैं, अपना नंबर बढ़ाते हैं। जहां से आपको 5-6 क्वेश्चन तो ऐसे मिलेंगे जिसे आप अगर देखे हैं, एक एक नज़र भी देखे हैं, आपने देखा हुआ है, तो आप वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। डायरेक्ट आंसर टिक करना होता है, कुछ सॉल्व नहीं करना होता है। तो हम आपके लिए लेके आए हैं वहां से 5 क्वेश्चन आपको लाए हैं बायोमॉलिक्यूल से, और 5 क्वेश्चन लाए हैं हम आपको एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से, जिससे आप आगे और भी क्वेश्चन ऐसे आते रहेंगे। आप चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगर आप 5 क्वेश्चन भी इसमें से आता है, अगर आप 5 से ही करते हैं तो 20 नंबर आपके कम से कम 20 से 30,000 रैंक आपके ऊपर कर देंगे। तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है, 20,000 30,000 रैंक। सो हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज विद द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एंड पेप्टाइड्स लिंकेज आर प्रेजेंट इन। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और पेप्टाइड लिंकेज किस में प्रेजेंट है? तो पहले मैं आपको आंसर दे दे रहा हूँ, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कार्बोहाइड्रेट में प्रेजेंट है और पेप्टाइड लिंकेज प्रोटीन में प्रेजेंट है। तो आपको बता देता हूँ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होते क्या है। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होते हैं जब दो मोनोसेक्राइड यूनिट्स ईथर के थ्रू, जब दो मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स, मोनोसेक्राइड तो आप पता ही होगा, जब दो मोनोसेक्राइड यूनिट ईथर के थ्रू आपस में लिंक करते हैं और वहां से वाटर लॉस करते हैं, तो जब उनके बीच ईथर के थ्रू लिंकिंग होती है तो उसे बोलते हैं हम लोग ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और आपको ईथर पता होगा, ROR। और पेप्टाइड लिंकेज क्या होते हैं? पेप्टाइड लिंकेज होते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन एमिनो एसिड, एक एमिनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप का और दूसरे एमिनो एसिड का एमिनो ग्रुप, उन दोनों के बीच जब कंडेंस होते हैं दोनों ग्रुप मिलके, तो उसमें इलिमिनेशन ऑफ वाटर होता है, तो उसे बोलते हैं हम पेप्टाइड लिंकेज। तो पहला आंसर, पहले का पहला ही आंसर है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कार्बोहाइड्रेट में है और पेप्टाइड लिंकेज प्रोटीन में है। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर द सुक्रोज? सुक्रोज के लिए कौन सा ऑप्शन इसमें चारों ऑप्शन में से गलत है, इनकरेक्ट है? ये बच्चों में बहुत कंफ्यूजन होता है, इनकरेक्ट पूछा रहता है और बच्चे करेक्ट वाला मार के चले जाते हैं, जो कि बच्चों के लिए निगेटिव पॉइंट हो जाता है। तो पूछ रहा है, पहला है, इट इज अ नॉट रिड्यूसिंग शुगर। क्या ये नॉट रिड्यूसिंग शुगर है? तो आप सुक्रोज के बारे में पढ़े ही है, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, तो पहला ऑप्शन सही है। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम केन शुगर, हाँ ये शुगर केन से ही ऑब्टेन्ड होता है। थर्ड है, इट गिव्स एस्पार्टेम व्हेन इट इज हीटेड एट 210 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पूछ रहा है, जब इसे हम हीट करते हैं 210 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या एस्पार्टेम देता है? नहीं। जब हम इसे 210 डिग्री सेंटीग्रेड पे कंटिन्यूसली हीट करते हैं तो हमें एक फ्लेवरिंग कैरामल टाइप देता है, जो कि तो थर्ड ऑप्शन जो कि गलत है, तो हमें यहाँ से एस्पार्टेम ना मिलके हमें एक फ्लेवरिंग कैरामल टाइप मिलता है। तो आप इसका आंसर सी मार सकते हैं, या फिर आपको एक ही इनकरेक्ट, 4 ऑप्शन दिया है तो इनकरेक्ट एक ही होगा, 3 तो सही होंगे। लेकिन आपको अगर एक बार चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं। ऑन हाइड्रोलिसिस इट गिव्स इक्वल क्वांटिटीज ऑफ डी ग्लूकोज एंड डी फ्रक्टोज। आपको पता है, जब सुक्रोज को हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का देता है और एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का देता है। तो ये आपको याद रखना है कि जब हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं सुक्रोज का तो हमें क्या मिलता है। चलते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज गिव्स, देखिए सेम क्वेश्चन, वहां पे वो ऑप्शन दिया हुआ है और सेम क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया है। हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज गिव्स, जब हम सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो हमें क्या देगा? तो जब भी हम सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, हमें 1 मॉलिक्यूल ऑफ ईच ऑफ ग्लूकोज मिलेगा और फ्रुक्टोज मिलेगा, मतलब एक मॉलिक्यूल हमें ग्लूकोज का मिलेगा और एक मॉलिक्यूल हमें फ्रक्टोज का मिलेगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। माल्टोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स, देखिए ये दोनों एकदम कंफ्यूजन है, उधर से सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस है, इधर माल्टोज का हाइड्रोलिसिस है।
तो आप एकदम 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 दिमाग में रख लीजिए ये बात। जब हम सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो हमें 1 मोल ग्लूकोज का मिलेगा और 1 मॉलिक्यूल हमें फ्रक्टोज का मिलेगा। वहीं जब हम माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो हमें 2 प्रोडक्ट ना मिलके एक 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे, बस ग्लूकोज मिलेगा, एक ही प्रोडक्ट मिलेगा जो कि 2 मॉलिक्यूल होगा ग्लूकोज का। तो माल्टोज का जब हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो हमें 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का मिलेगा। तो वैसे भी जब आप माल्टोज C12H22O11 आप जानते हैं माल्टोज का, तो उसको जब हम H2O के साथ हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो हमें 2 मोल सुक्रोज मिलेगा जो कि C6H12O6 ग्लूकोज मिलेगा। तो माल्टोज का इसका आंसर क्या होगा? जब हम माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो हमें 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का मिलेगा। तो अपने 5वां क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड। अब यार देखो, हम बता रहे ना इसको, एक बार आपने अगर एक बार पढ़ लिया है, एक बार देखा हुआ तो क्वेश्चन आएगा, आप डायरेक्टली तुरंत कर सकते हो। पूछ रहा डीएनए मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड। डीएनए मल्टीप्लिकेशन को हम क्या बोलते हैं? डीएनए का जब मल्टीप्लिकेशन होता है जो अपने ओल्डर से बनता है तो उसे हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। तो इसका आंसर आप एकदम एक बार बस देख लीजिए, आपको वैसे ही याद रहेगा। डीएनए का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? रेप्लिकेशन होगा। आप इसे याद कर लीजिए। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 6वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बीओडी स्टैंड्स फॉर। बीओडी स्टैंड्स फॉर होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है किसी भी सर्टेन वॉल्यूम ऑफ सैंपल ऑफ वाटर में जो भी बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, तो उन्हें जो ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करने के लिए जो ऑक्सीजन की डिमांड होती है, उस डिमांड को हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बीओडी स्टैंड फॉर क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता क्या है? अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय बैक्टीरिया टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ सैंपल ऑफ वाटर। तो इसका आंसर आप याद रखेंगे, बीओडी स्टैंड्स फॉर। बहुत कंफ्यूजिंग होता है बायोलॉजिकल, बायोकेमिकल, लेकिन आप याद रखेंगे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। चलते हैं अपने 7th क्वेश्चन की तरफ। द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर बिटवीन 10 किलोमीटर एंड 50 किलोमीटर एबव द सी लेवल के ऊपर 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर वाले इस एटमॉस्फेयर को हम क्या बोलते हैं? तो इसमें यार ये तो हम लोग शायद 6th 7th 8th में कहीं ना कहीं तो पढ़ा है एटमॉस्फेयर के बारे में। तो ये सब कॉमन चीजें हैं, अगर आपको एक बार देखे हुए, एक बार माइंड सेटअप बन गया तो आपको याद रहेगा। तो सी लेवल से 0 to 10 किलोमीटर क्या होता है? हमारा ट्रोपोस्फेयर होता है। फिर 10 to 50 किलोमीटर हमारा स्ट्रेटोस्फेयर होता है। फिर स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर हमारा मेसोस्फेयर होता है। तो अगर ऐसे ना पूछ के क्वेश्चन पूछेगा कि प्लेन्स वगैरह कहाँ पे किस एटमॉस्फेयर में फ्लाई करते हैं, तो हमारा जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमारे जो प्लेन्स वगैरह होते हैं हमारे ट्रोपोस्फेयर में ही फ्लाई करते हैं। और पूछेगा जो सैटेलाइट्स वगैरह कहाँ पे रहते हैं, कहाँ पे रिवॉल्व रिवोल्यूशन अपना जो भी करते हैं कहाँ पे करते हैं, वो हमारा मेसोस्फेयर में करते हैं। तो हमें पूछा है द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर बिटवीन 10 किलोमीटर एंड 50 किलोमीटर ऑफ द सी लेवल इज कॉल्ड, उसे हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। The next question number 8. Excessive release of CO2 into the atmosphere results in। अगर हमारे एटमॉस्फेयर में एक्सेसिव CO2 रिलीज होगा तो क्या होगा? तो आपको CO2 के बारे में पता ही होगा। ग्लोबल वार्मिंग इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत सारे देश इंक्लूडिंग इंडिया इस पे बहुत सारे स्कीम भी चला रही है। तो CO2 ज़्यादा एटमॉस्फेयर में आने से हमारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। ये बहुत मतलब कॉमन चीज़ है, हमारे पीएम के द्वारा भी इस पे अभियान चलाया जा रहा है। तो क्वेश्चन में आ भी सकता है, इस पे आप ज़्यादा ध्यान देंगे। तो अपने 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है द हायर कंसंट्रेशन ऑफ विच गैस इन एयर कैन कॉज स्टिफनेस ऑफ फ्लावर बर्ड्स। पूछ रहा है एयर में कौन सी गैस की मात्रा ज़्यादा होने से फ्लावर बर्ड्स का स्टिफनेस होता है। आप देखते होंगे कई बार फ्लावर बर्ड्स जो कली होती है, आप देखते होंगे कई बार
लगी हुई है और फूल नहीं बन पाता, उसके पहले वो गिर जाती है। तो वो किसके कारण होती है? जब हमारे एयर में SO2 गैस की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। कौन सी गैस का? SO2 गैस की। तो आप इसका आंसर याद रखेंगे। स्टिफनेस ऑफ फ्लावर बड्स किसकी वजह से होता है? SO2 गैस की वजह से होता है। सो आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। द मैक्सिमम प्रिस्क्राइब्ड कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर इन ड्रिंकिंग वाटर। हमारे ड्रिंकिंग वाटर में कॉपर की कितना प्रिस्क्राइब्ड कंसंट्रेशन है? तो हर जैसे हमारे वाटर में है, कॉपर है, आयरन है, जिंक है, मैग्नीज है, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो उनका एक फिक्स्ड फिक्स्ड कंसंट्रेशन होता है। अगर उससे ज़्यादा होने लगेगा तो हमारे लिए हार्मफुल होने लगते हैं। तो कॉपर के लिए कितना होता है? वो होता है 3 ppm, 3 parts per million। तो ऐसे आयरन का होता है 0.2, जिंक का होता है 5 ppm होता है, मैंगनीज का होता है 0.05 होता है। तो ये वैल्यूज हैं जो आपको याद रखनी होंगी। ये कहीं से मतलब इसका कोई लॉजिक नहीं है, ये सब एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी। और ये सब अगर आपको याद है, अगर क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली आपका ये प्लस पॉइंट होता है। तो ऐसे ही हम और भी वीडियो लेके आएंगे, और भी चैप्टर्स का। हमारा पॉलीमर हो गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, इन सब से हम क्वेश्चन लाते रहेंगे जो कि आपके अप्रैल अटेम्प्ट के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करें। और आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम आपके लिए काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी लेके आने वाले हैं आगे। तो चैनल पे ज़रूर बने रहें। थैंक यू। मिलते हैं अगले लेक्चर में।